कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ पेपर को सॉल्व करेंगे। और आज के वीडियो में पूरे पेपर को नहीं, हम एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम से पहले अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 60 नंबर हिंदी में ले आएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, आधा ही पढ़ा है, तो आपका 95 से कम एक भी नंबर नहीं आएगा। थोड़ा आप और ध्यान दे देंगे तो आपका 100 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ूंगा जिसका पोस्टमार्टम ना करूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। नोट में हमें दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। तो देखिए, अब हमारा आ गया खंड का। तो खंड का में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहले का वाला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को किस नाम से अभिहित किया गया है। पहला ऑप्शन है शुक्ल युग, दूसरा ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग, और फिर तीसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग कहा जाता है। क्या? शुक्ल युग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा, शुक्ल युग। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है, कहानी विधा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गरुड़ ध्वज, दूसरा ऑप्शन है अपना अपना भाग्य, तीसरा ऑप्शन है आन का मान, और चौथा ऑप्शन है राज मुकुट। तो इसका देखिए, जो राइट आंसर हमारा है, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे सरल तरीके से मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, कोई भी ऐसा शब्द नहीं बचेगा जो आपको ना आए। तो कहानी विधा का जो उदाहरण है वो है अपना अपना भाग्य। क्या है? अपना अपना भाग्य। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है, भारतेंदु के सहयोगी थे। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है वियोगी हरि, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन है शिवपूजन सहाय। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद घा वाला क्वेश्चन है, किस रचनाकार के निबंध प्रायः संस्मरणात्मक हैं। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है अमृत राय, तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली है। पहला ऑप्शन है उर्दू प्रधान, दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा का पुट लिए, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी प्रधान, और चौथा ऑप्शन है फारसी प्रधान। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा उर्दू प्रधान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य से आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न जो है, ये हिंदी काव्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो दूसरे का वाला क्वेश्चन है, स्थूल के प्रति में सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रगतिवाद, दूसरा ऑप्शन है छायावाद, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगवाद, चौथा ऑप्शन है भक्ति आंदोलन। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा छायावाद। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, नई कविता की आधारभूत विशेषता है। पहला ऑप्शन है वह किसी भी दर्शन के साथ बधी हुई नहीं है, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, तीसरा ऑप्शन है मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, चौथा ऑप्शन है प्रकृति का उद्दीपन रूप वर्णन। तो इसका देखिए, सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये पहला वाला सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है पंत, तीसरा ऑप्शन निराला, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा,
हो जाएगा पंत जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। घ वाला क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन है दिनकर, चौथा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो देखिए पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध और चौथा ऑप्शन है नामवर सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मुक्तिबोध, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए नामवर सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा जो हमारा है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या तीसरा हमारा क्या है? तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न आएगा 10 नंबर का आपका प्रश्न होगा। और देखिए गद्यांश पर आपको गद्यांश देगा, उसके नीचे आपको 5 प्रश्न दे रहेंगे, पांचों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 10 नंबर। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ते हैं गद्यांश को। इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है, अहम और किसी औषधि से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है, वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। यहाँ से देखिए रेखांकित अंश है। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्य उदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है? उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। आगे क्या है? साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं, प्रयत्न और पुरुषार्थ को कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल होगा, ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। तो देखिए ये हमारा गद्यांश है। हमने गद्यांश को पढ़ा। देखिए इस पर हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों क्वेश्चनों का आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। हर प्रश्न पर आपको मिलेगा 2 नंबर। हमें देखिए 2 गद्यांश दिया है, तो बोर्ड ने अगर जारी किया तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा है लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है, और चौथा है लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्य उदय का क्षण कौन सा है। पांचवा क्वेश्चन है लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य है। तो आइए पांचों क्वेश्चनों का आंसर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? पहला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे जो हमारा रेखांकित है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए बोला है। देखिए संदर्भ आपको उसका कैसे लिखना जो भी हमने पढ़ा है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक निबंधकार जैनेन्द्र कुमार हैं। देखिए यहाँ पे हमने कैसे आपको संदर्भ लिखने के तरीका बताया। देखिए यहाँ पे देखिए जो जैनेन्द्र कुमार, देखिए इसको आपको अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। भाग्य और पुरुषार्थ को भी आप अंडरलाइन या फिर कॉमा में कीजिएगा, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट उसको बच्चा अंडरलाइन किया, तो आपको पूरे नंबर देगा। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा हमारा कि उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्य उदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। इसका हमें व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या हम करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा है क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए कह रहा है यहाँ रेखांकित अंश असल में उदय उसका क्या होना है से लेके कहाँ तक है? चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। इतना आपको लिख देना कि कहाँ से कहाँ तक हम व्याख्या कर रहे हैं। उसका देखिए उत्तर, लेखक कहते हैं कि भाग्य उदय यानी भाग्य का जागना, भाग्य का उदय होना यानी भाग्य का जागना, भाग्य अच्छा हो जाना कोई बाहर से आने वाली नई घटना नहीं है।
क्योंकि ईश्वर की कृपा का प्रकाश आलोक, प्रकाश मतलब आलोक, तो सृष्टि के कण कण में सदैव व्याप्त है। हमें बस इतना करना है कि दुख के समय अपनी आंखों को आध्यात्मिक दृष्टि से उस आलोक को देखने के लिए खोलना है। हमारा पुरुषार्थ और साधना केवल इसी दृष्टि को जगाने के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और लक्ष्य मानना व्यर्थ है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है? तो इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से लिखना है आपको। देखिए, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान इसलिए माना है क्योंकि यह हमारे अहंकार को गलाने का काम करता है। अहम का अर्थ होता है अहंकार, तो अहंकार को गलाने कम करने का काम करता है। अहंकार को कोई और औषधि नहीं मिटा सकती, लेकिन दुख रूपी अमृत ही उसे खत्म कर सकता है। दुख में ही मनुष्य भगवान की कृपा को पहचान कर भाग्य के सम्मुख होता है। देखिए, कहने का मतलब है जो दुख होता है वो क्या है, अहंकार को कम करता है। तो देखते होंगे आप आसपास किसी लोग के पास बहुत पैसा, उनके अंदर बहुत घमंड हो जाता है, और किसी का घर में तबीयत खराब हो गया तो दवाई करा ही नहीं पाते, उसमें सब घमंड चूर हो जाता है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्य उदय का क्षण कौन सा है? तो उत्तर देखिए, जब मनुष्य दुख में ही भगवान की कृपा को पहचान लेता है और अपने अहंकार को त्याग कर भाग्य के सम्मुख हो जाता है, वही क्षण भाग्य उदय का होता है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है? उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार प्रयत्न और पुरुषार्थ का एकमात्र उद्देश्य अपने भीतर व्याप्त ईश्वर के आलोक के प्रति खुलना या उसे पहचानना है। इसके अलावा पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना भूल है। तो इस प्रकार से पहले वाले गद्यांश के क्वेश्चनों का आंसर होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमें अथवा करके एक गद्यांश और दिया रहेगा, क्योंकि 2 गद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक करना रहता है। तो अब हम अथवा वाले को देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अथवा में हमें दिया है दूसरा गद्यांश, तो दोनों में से आपको एक करना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। कह रहा, हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे, पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह अपने आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। तो ये हमारा गद्यांश है। अब देखिए इस पर आधारित भी हमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। इस पांचों क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 10 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है। चौथा है लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है। और पांचवा क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ बताइए। तो अब देखिए हम इन पांचों क्वेश्चनों का आंसर लिखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य गरिमा भाग में संकलित हम और हमारा आदर्श शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो देखिए आप चैप्टर का नाम और लेखक का नाम चाहे आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, चाहे इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा वहां पे रेखांकित अंश क्या क्या है हमने भी आपको बताया है। देखिए अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। इस प्रकार से देखिए हमारा जो है रेखांकित अंश है, तो इसकी हमें व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या करेंगे हम। लेखक का कहना है कि मनुष्य को अपने भीतर की प्रतिभा और मौलिकता को बाहर लाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और
हृदय की गहराई से करता है तो वह न केवल स्वयं संतुष्ट होता है बल्कि उसके कार्यों की सकारात्मकता समाज में फैलती है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी कला, विचार या कर्म के माध्यम से समाज में प्रेम और प्रसन्नता का संचार करने में सक्षम होता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? उत्तर देखिए आपको लिखना है, स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना तब सही है जब युवा अच्छे, समृद्ध और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन जीने के सपने देखें और उन सपनों को साकार करने के लिए समर्पित भाव से प्रयास करें, यानी लगन से मेहनत करें। चौथा क्वेश्चन है, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है? उत्तर देखिए, लेखक के फैसले का आधार युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को जानना था। वह उन्हें यह समझाना चाहते थे कि एक बेहतर और संपन्न जीवन की इच्छा रखना गलत नहीं है, क्या है, गलत नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा भविष्य के विकसित भारत स्वर्णिम युग के निर्माण का आधार बनेगी। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ बताइए। तो देखिए अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है अपने विचारों, भावों या अंतर्मन की बातों को प्रकट करना या सामने रखना, और प्रसार का अर्थ है किसी चीज का फैलाना, विस्तार होना या फिर चारों ओर फैलाना ही होता है प्रसार, यानी कि उसका प्रचार। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा प्रश्न 3 का क्वेश्चन आंसर, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 हमारा है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो चौथा क्वेश्चन हमारा होता है प्रश्न संख्या 4, इस देखिए पद्यांश इसमें दिया रहता है और पद्यांश पर आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। पांचों क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा। तो आज की वीडियो में 10 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। जो वाला पेपर हमारा 2026 का है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी पेपर का हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पद्यांश क्या, पहले हम पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए क्या है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। तो देखिए ये हमारा पद्यांश है। अब देखिए हमारा, देखिए ये जो है, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, ये रेखांकित अंश है। तो देखिए हमें इस पर आज देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं। पांचों क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखें, यानी यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। दूसरा है उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा है रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। और पांचवा है उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम बारी बारी करके देखते हैं। उसके बाद देखिए अथवा के हमें एक और दिया है, तो पहले हम इसका आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस पांचों क्वेश्चनों का आंसर चलिए हम आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या था कि शीर्षक और कवि का, यानी हमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए यह शीर्षक जो है, शीर्षक ये साकेत से लिया गया। साकेत जो उर्मिला विरह वर्णन है, ये है शीर्षक इसका। और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत प्रस्तुत जो काव्यांश है ये साकेत शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इतना आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न है कि इसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए इस पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ उर्मिला की विरह वेदना और प्रिय मिलन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। उर्मिला यानी जो क्या है, जो देखिए लक्ष्मण की पत्नी जी की बात हो रही है, उनकी विरह वेदना की बात हो रही है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमारा रेखांकित अंश क्या है, देखिए प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, ये हमारा रेखांकित अंश है। तो देखिए इसका आप व्याख्या करेंगे
कि उर्मिला कहती हैं कि मेरे प्रियतम यानी लक्ष्मण वन में जो तपस्या या व्रत श्री राम की सेवा, उनके लिए तपस्या और व्रत श्री राम की सेवा ही है, श्री राम की सेवा कर रहे हैं, मैं वहां जाकर उनके कार्य में बाधा बनना नहीं चाहती। मैं उनके समीप रहकर भी उनसे दूर अलग रहूंगी, यानी उनसे अलग रहूंगी, ताकि मेरे प्रेम या मिलन की इच्छा उनके कर्तव्य मार्ग में विघ्न ना बने। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर देखिए, इसका अभिप्राय है कि प्रिय के प्रति प्रेम और समर्पण के कारण उनके पास यानी कि वन में रहना, किंतु वैचारिक या व्यवहारिक रूप से दूर रहकर उनके कर्तव्य पालन में सहयोग देना, ना कि बाधा बनना। ये हो जाएगा इसका अभिप्राय। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा था कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए इसमें विरोधाभास, क्या निकट भी दूर, पास रहकर भी दूर रहने का नहीं, विरोधाभास इसमें है। और इसमें अनुप्रास देखिए क्या है, धाम धन और फिर साथ साथ में वर्णों की आवृत्ति हुई। यहाँ पे देखिए ये अनुप्रास में विरोधाभास जो है ये इसमें अलंकार प्रयुक्त है। तो इस प्रकार से हो गया। इसके बाद देखिए हमें अथवा करके एक और दिया, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें अथवा करके एक पद्यांश और दिया है, पहले पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी हम समझेंगे। तो पद्यांश क्या देखिए, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, निरपुरों में भी रून झुन नहीं। उसके बाद ये क्या है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहां। तो देखिए ये पद्यांश है, इस पर आज हमें 5 क्वेश्चन देखिए दिए हैं यहाँ पे। क्या है, पहला क्वेश्चन उपयुक्त पद्यांश के कवि तथा शीर्षक का नाम लिखिए। दूसरा है कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया है। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा है अनुराग और अव्यक्त शब्दों का विलोम लिखिए। और पांचवा है अलसता की सी लता में कौन सा अलंकार है। तो आइए इस पांचों क्वेश्चनों का आंसर हम समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है शीर्षक एवं कवि का नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये है, देखिए यहाँ पे शीर्षक और कवि का नाम क्या है। जो शीर्षक है यहाँ पे देखिए सांध्य सुंदरी से लिया गया, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा था कि कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया है। तो देखिए कवि ने संध्या का चित्रण एक कोमल अलस यानी कि आलसी सुंदरी या लता के रूप में किया है। वह निर्वत यानी शांति के कंधे पर हाथ रखकर आकाश मार्ग से धीरे धीरे चली आ रही है। वह शांत और मौन यानी चुप है। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या था उसमें, सखी निर्वता के कंधे पर डाले बाह छाह सी अंबर पथ से चली। तो देखिए इसकी हम व्याख्या करेंगे तो क्या होगा, देखिए संध्या का समय इतना शांत होता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो संध्या रूपी सुंदरी अपनी सखी निर्वता यानी मौन और शांति, निर्वता का अर्थ होता है मौन या शांति, के कंधों पर बाहें डालकर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रही है। यह दृश्य संध्या की शांति और सौम्यता को दर्शाता है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुराग और अव्यक्त शब्दों का विलोम लिखिए। तो देखिए अनुराग का जो विलोम होता है वो होता है विराग, और अव्यक्त का जो विलोम होता है व्यक्त। बहुत ही सरल शब्द है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है कि अलसता की सी लता में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। उपमा देखिए कीसी, जहाँ पे कीसी का प्रयोग हुआ है यहाँ पे करके संध्या की तुलना असलता की से की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। और फिर देखिए संध्या को एक सजीव कोमल कली या लता या सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि वायरल पेपर से हमारा लिया गया है। प्रश्न संख्या 5 का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए
उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और कृतियों का उल्लेख करना है, जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा कृतियों की रचनाओं पर। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए आपको 4 लेखक दिए रहेंगे, चारों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। उसके बाद देखिए खा वाला है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए आपको देखिए 4 लेखक दिए रहेंगे, 4 कवि दिए रहेंगे, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। तो देखिए लेखक में हमें कौन कौन दिए हैं, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हरिशंकर परसाई। तो चारों में से जो आपको सरल लगी उनका आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिख देना है। आज की वीडियो में हम चारों लेखकों का और चारों कवियों का जीवन परिचय आपको बताएंगे सबसे सरल तरीके से। तो आइए हम पहले लेखकों का जीवन परिचय समझते हैं। तो देखिए पहले लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय पहले देखते हैं। देखिए जैनेन्द्र कुमार 1905 से 1988 यानी 1905 में उनका जन्म हुआ और 1988 में मृत्यु हुई। हिंदी साहित्य के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। वह महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे, जिसका प्रभाव उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। और देखिए उनके उपन्यासों में बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मानव मन की आंतरिक उलझनों, नैतिक द्वंद्व और आत्म संघर्ष का चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, भाव प्रधान और चिंतनशील है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है जीवन परिचय। उसके बाद देखिए इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं, त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, नीलम देश की राजकुमारी। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो देखिए आपको 3 नंबर मिल जाएगा जीवन परिचय पर और 2 नंबर रचना पर। इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ज़्यादा आपको नहीं लिखना, आपको देखिए 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय और कृतियां दोनों लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरे लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम जीवन परिचय रचनाओं को पढ़ते हैं। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में। हिंदी के महान निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और संस्कृत के विद्वान थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया जिले के उत्तर प्रदेश, जो बलिया जिला है, बलिया जिला उत्तर प्रदेश में, तो बलिया जिला में इनका जन्म हुआ था। वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का गहन अध्ययन दिखाई देता है। उन्होंने साहित्य को सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा। इनकी देखिए प्रमुख कृतियां क्या क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, कबीर, अशोक के फूल, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और कृतियां हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय और उनकी कृतियां। तो देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म देखिए 1931 में इनका जन्म हुआ था और 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के महान वैज्ञानिक, विचारक और 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, में हुआ। वह इसरो और डीआरडीओ से जुड़े रहे तथा भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए वह मिसाइल मैन भी कहलाए। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का आदर्श उदाहरण है। उसके बाद देखिए इनकी कृतियां क्या क्या हैं। तो देखिए इनकी प्रमुख कृतियां विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं हो जाएंगी। उसके बाद देखिए चौथे जो लेखक हैं वो है हरिशंकर परसाई। तो देखिए हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, उनकी रचना। तो देखिए हरिशंकर परसाई जो कि इनका जन्म हुआ था 1924 में, मृत्यु हुई थी 1995 में।
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग लेखकों में गिने जाते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है हुआ है। उन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया। उनकी रचनाओं में हास्य के साथ गहरी सामाजिक चेतना भी मिलती है। उनकी भाषा सहज, प्रभावशाली और धारदार है। और देखिए इनकी कृतियां क्या क्या, इनकी प्रमुख कृतियां हैं विकलांग श्रद्धा का दौर, भोला राम का जीव, निठल्ले की डायरी और सदाचार का ताबीज। तो दोस्तों इस प्रकार से चार लेखक हो गए जो कि हमारे वर्ल्ड पेपर में चारों लेखक पूछे गए हैं। तो चारों लेखकों में से बस एक लेखक का आपको जीवन परिचय और रचना लिखना है। अगर आप चारों लेखकों का जीवन परिचय याद कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं चारों में से आपको एक लिखना रहेगा। उसके बाद देखिए हमें कवियों में किन किन कवि का हमें जो पूछा है जीवन परिचय पूछा है। देखिए पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और इनकी कृतियां। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ। वह एक कवि, नाटककार, निबंधकार और पत्रकार थे। उसके बाद देखिए उन्होंने हिंदी साहित्य को मध्यकालीन प्रवृत्तियों से निकालकर आधुनिक युग की ओर अग्रसर किया। उनके साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, देश प्रेम और जन जागरण की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अंग्रेजी शासन की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उनकी भाषा सरल, सशक्त और जनसाधारण के अनुकूल थी। हिंदी पत्रकारिता के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह हरिश्चंद्र मैगनीज और कवि वचन सुधा के संपादक रहे। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख कृतियां। देखिए अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इस प्रकार से आप लिखेंगे आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय और उनकी कृतियां। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी गांव में हुआ। प्रकृति की सुंदर गोद में पले बड़े पंत जी की कविता में प्राकृतिक सौंदर्य, कोमल भावनाएं और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। प्रारंभिक रचनाओं में वह छायावादी प्रवृत्ति के कवि रहे हैं। बाद में उनके काव्य में प्रगतिशील और दार्शनिक चेतना का विकास हुआ। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, मधुर और चित्रात्मक है। वह कविता के साथ साथ निबंध और गद्य लेखन में भी निपुण थे। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं। तो देखिए पंत जी की प्रमुख कृतियां पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा और लोकायतन। तो इस प्रकार से आपको बस 80 शब्दों में ही लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए तीसरे कवि कौन है महादेवी वर्मा जी। तो देखिए महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री और प्रसिद्ध गद्यकार थीं। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद यानी जो उत्तर प्रदेश में है हुआ था। वह करुणा और वेदना की कवित्री मानी जाती हैं। उनकी कविताओं में नारी सम्मेलन, नारी पीड़ा, दुख, आत्मानुभूति, विरह और आध्यात्मिक भावनाओं का गहरा प्रभाव मिलता है। उनकी भाषा कोमल, भाव प्रधान और संगीतात्मक है। आगे देखिए उन्होंने हिंदी साहित्य को भावनात्मक गहराई प्रदान की। कविता के साथ साथ उन्होंने रेखाचित्र, निबंध और संस्मरण भी लिखे। वह शिक्षा और नारी उत्थान के क्षेत्र में भी सक्रिय रहीं। उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी देखिए प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा और यामा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जितने भी कवि और लेखक का
परिचय बता रहा हूँ, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बस इन्हीं चारों में चारों को याद कर लेना, इससे बाहर को कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखिए अगले कवि हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो देखिए अज्ञेय जी का जीवन परिचय। अज्ञेय हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। वह कवि, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। उनकी रचनाओं में बौद्धिकता, आत्मचिंतन, आधुनिक जीवन की जटिलताएं और नवीन शिल्प देखने को मिलता है। अज्ञेय ने परंपरागत काव्य शैली से हटकर नए प्रयोग किए, जिससे हिंदी कविता को नई दिशा मिली। उनकी भाषा प्रतीकात्मक और फिर सशक्त और आधुनिक चेतना से युक्त है। उन्होंने साहित्य को व्यक्ति स्वातंत्र्य और आत्मबोध से जोड़ा। हिंदी साहित्य में उनके योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए इनकी प्रमुख कृतियां अज्ञेय जी का। देखिए शेखर एक जीवनी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, तो ये प्रमुख कृतियां इनकी हैं। तो बस इतना आपको लिख देना है। तो देखिए मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट 4 लेखक और 4 कवि का जीवन परिचय और कृतियों को बता दिया है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है और चारों लेखकों चारों कवियों को आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर कन्फर्म हो गया। 6वां क्वेश्चन हमारा है कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए हमें 3 कहानी पूछा है, खून का रिश्ता, लाठी या फिर बहादुर। बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, आपको तीनों कहानी बताऊंगा, तीनों कहानी का जो है सारांश बताऊंगा। तो आज फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी पूछे तो आप इसको लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। 5 नंबर आज का आपकी वीडियो में कन्फर्म होने वाला है। जो हमारा पेपर वायरल है उसी पेपर का यह क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम खून का रिश्ता, उसके बाद लाठी, उसके बाद बहादुर कहानी का सारांश समझेंगे। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं खून का रिश्ता कहानी का। तो देखिए भीष्म साहनी द्वारा रचित खून का रिश्ता। देखिए आपको भीष्म साहनी जो है इसको थोड़ा क्या करना है, ब्लैक पेन से लिख देना क्योंकि ये दिखे या तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। भीष्म साहनी द्वारा रचित खून का रिश्ता, आपको इसको ब्रैकेट में करना है, डबल ब्रैकेट में। एक मार्मिक कहानी है जो आधुनिक समाज में टूटते पारिवारिक रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती है। कहानी में मंगल सेन नामक गरीब रिश्तेदार के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं व सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। साथ ही दहेज प्रथा का भी इसमें चित्रण है। इस प्रकार से आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद देखिए कहानी का सारांश आपको समझना है। देखिए आपको कहानी का सारांश कैसे लिखना है। देखिए पहले आपको देना है मुख्य पात्र हेडिंग डालकर। देखिए वीर जी। वीर जी क्या है, आदर्शवादी युवक है जो वीर जी इसमें है। उनके पिता जो दहेज चाहते थे। माँ और मंगल सेन दूर का गरीब रिश्तेदार है। उसके बाद देखिए दहेज प्रथा पर प्रहार। तो देखिए वीर जी एक पढ़ा लिखा युवक है जो दहेज के खिलाफ है और अपने पिता को केवल 100 रुपए प्रतीकात्मक का शगुन लेकर रिश्ता पक्का करने के लिए मनाता है। कितने, 100 रुपया लेकर शगुन के तौर पर। उसको अगला हेडिंग हमारा है मंगल सेन की बेइज्जती। तो देखिए मंगल सेन जो एक रिटायर्ड फौजी था और वीर जी के घर में रहता है, सगाई के समारोह में शामिल होता है, लेकिन घर के लोग उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं और उसे सम्मान नहीं देते। यहाँ तक कि उसे दांत तले उंगली दबाकर भी अपमानित किया जाता है। उसका देखिए चम्मच घटना। तो देखिए सगाई के बाद लड़की वालों द्वारा दी गई 3 चांदी की कटोरियों में से एक चम्मच गायब होने पर सभी मंगल सेन पर चोरी का आरोप लगाते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया सारांश। अब देखिए इस पे हमें निष्कर्ष यानी हमें से सीख क्या मिलती है। तो देखिए
निष्कर्ष। अंत में लड़की के भाई द्वारा चम्मच वापस करने पर मंगलसेन निर्दोष साबित होता है। कहानी यह दिखाती है कि कैसे गरीबी में खून के रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं और सच्चा प्यार या मानवीय सम्मान धन के सामने फीका पड़ जाता है। अब देखिए हमें कहानी से सीख क्या मिलती है। देखिए कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है क्योंकि यह खून के रिश्तों में आ रही दरारों को उजागर करती है। तो इस प्रकार से देखिए आपको खून का रिश्ता कहानी जो है उसका सारांश आपको लिखना है। उसके बाद देखिए अगला है लाठी कहानी। तो देखिए लाठी कहानी का पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा इसका क्या करेंगे सारांश पढ़ेंगे। तो देखिए आपको लिखना है शिवानी। शिवानी आपको शिवानी जो है अंडरलाइन कर देना है। शिवानी द्वारा रचित लाठी एक भावुक कहानी है जो विवाह के तुरंत बाद पति से बिछड़कर मानसिक शारीरिक प्रताड़ना झेलने वाली एक युवती बानो, जिसे लाठी कहते हैं, बानो जो है उसी का नाम लाठी भी है, के त्रासदीपूर्ण जीवन और अमर प्रेम को दर्शाती है। 16 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में शादी के 3 दिन बाद पति के युद्ध पर जाने पर लाठी सास ननद के तानों के बीच घुलकर टीबी का शिकार हो जाती है, इसे टीबी रोग हो जाता है। अंततः वह अपनी आवाज और याददाश्त खोकर एक दूसरी पहचान के साथ जीवन व्यतीत करती है। अब देखिए इसका जो सारांश, देखिए लाठी कहानी का विस्तृत सारांश। देखिए पहले आपको परिचय लिखना है, परिचय और त्रादसी। लाठी कहानी की मुख्य पात्र बानो, जिसे बाद में लाठी कहा गया, की शादी कप्तान जोशी से होती है, लेकिन शादी के तीसरे ही दिन कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ता है। देखिए जब लाठी की कहानी, जो लाठी है उसका नाम क्या है, बानो है। बानो की शादी जब हो गई कप्तान जोशी से, तो उनको तीसरे दिन उन्हें युद्ध पर जाना हुआ। अगला हेडिंग है ससुराल में प्रताड़ना। पति की अनुपस्थिति, यानी पति जब ना है, चले गए युद्ध पे, तो पति जब घर पे नहीं है तब देखिए अनुपस्थिति में बानों को सास और नंदों की कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। घर के काम के बोझ और तानों के कारण उसे क्षय रोग यानी टीबी रोग हो जाता है। अगला हेडिंग है देखिए सेनेटोरियम और वियोग। बानों को बीमार होने पर गोठिया सेनेटोरियम में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद जब कप्तान लौटकर आता है तो वह लाठी को मरणासन हालत में पाता है, यानी कि मरने के, जैसे कि मतलब एकदम मरी हुई है ऐसे हालत में पाता है, मरणासन यानी किसी की मर के हुई लेटी हुई है। अंतिम अंत। डॉक्टरों द्वारा जवाब देने और कमरे खाली करने के नोटिस के बाद एक रात बानो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और नदी घाट पर उसकी साड़ी मिलती है। कप्तान समझता है कि वह मर चुकी है और बाद में दूसरी शादी कर लेता है। पुनर्मिलन देखिए 16 साल बाद, यानी जब वो नदी में कूदी उसके 16 साल बाद साड़ी वहां पे फेंक के, नैनीताल में कप्तान को लाठी मिलती है जो ठीक हो चुकी थी, लेकिन एक गुरु महाराज की जड़ी बूटियों से उसका इलाज होने के बाद उसकी याददाश्त और आवाज दोनों जा चुकी थी। अब वह केवल एक लाठी गूंगी के रूप में अपने जीवन जी रही थी। देखिए यह कहानी में क्या सीख मिलती है। यह कहानी मध्यवर्गीय समाज में स्त्री के अकेलेपन, ससुराल की प्रताड़ना और उसके बाद की त्रासदियों को मार्मिक रूप से उजागर करती है। तो ये हो गया लाठी कहानी का सारांश। इसके बाद देखिए हमें बहादुर कहानी पूछा था, तो बहादुर कहानी का हम पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, उसके बाद इसका सारांश पढ़ेंगे। तो देखिए अमरकांत को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। अमरकांत द्वारा रचित बहादुर एक मर्मस्पर्शी कहानी है जो एक नेपाली लड़के दिल बहादुर के इर्द गिर्द घूमती है। वह माँ की मार से दुखी होकर सहाराता है और निर्मला के घर नौकर बन जाता है। शुरू में लोग उसे प्यार करते हैं, लेकिन बाद में उस पर चोरी का आरोप लगाकर प्रताड़ित करते हैं। बहादुर सहनशील और ईमानदार था, लेकिन अपमानित होने पर वह घर छोड़कर चला जाता है, जिससे घर वालों को बाद में गहरा पछतावा होता है। यही है कहानी इसका। देखिए इस कहानी का सार निम्नलिखित बिंदु में क्या है,
समझा जा सकता है। देखिए आपको सारांश कैसे लिखना है। पहले आपको देखना है बहादुर का परिचय देना है हेडिंग डालकर। तो बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का एक निर्दोष लड़का है जो अपनी मां की मार से भागकर सहारा आता है। लेखक के परिवार में नौकर के रूप में आता है जहां उसे बहादुर नाम मिलता है। उसके बाद देखिए घर का माहौल। शुरू में घर के सभी सदस्य निर्मला और उसके बेटे किशोर उससे बहुत प्यार करते हैं और वह बहुत ईमानदारी से मेहनत करता है। आगे प्रताड़ना और अत्याचार देखिए, धीरे धीरे घर वालों की सुविधावादी सोच के कारण वह उनके अत्याचार का शिकार बनता है। उसे अक्सर मारा पीटा और अपमानित किया जाता है। अगला हेडिंग है स्वाभिमान और पलायन। तो देखिए, एक दिन रिश्तेदार के पैसे खोने का आरोप बहादुर पर लगता है और उसे बहुत पीटा जाता है। स्वाभिमान को ठेस पहुंचने पर वह बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला जाता है। अंत और पश्चाताप। तो देखिए, बहादुर के जाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें अपनी स्वार्थी मानसिकता पर पछतावा होता है। अब देखिए इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। तो यह कहानी समाज में शोषितों और बच्चों के प्रति मानवीय सहानुभूति रखने का संदेश देती है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपको कहानी का सारांश लिखना है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो देखिए स्वपठित खंडकाव्य जो होता है हर जिले का अलग अलग आता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा। तो देखिए पहला हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए पहला है आलोक वृत्त खंडकाव्य। तो देखिए आलोक वृत्त को कौन कौन से बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। आलोक वृत्त जो है इसको पढ़ेंगे कानपुर के बच्चे। ये कानपुर में आएगा, कानपुर और फिर जौनपुर, कानपुर जौनपुर और फिर देखिए मुरादाबाद, मुरादा मुरादाबाद में आएगा, समझ जाइएगा इसको। उसके बाद फैजाबाद, फैजाबाद और फिर कहाँ पे आएगा ये देखिए एटा, एटा जिला आएगा और फिर ललितपुर में, ललितपुर। तो यहाँ सभी के बच्चे क्या करेंगे, आलोक वृत्त खंडकाव्य को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारा है सत्य की जीत, सत्य की जीत खंडकाव्य। तो देखिए सत्य की जीत खंडकाव्य को कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, देखिए कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, लखनऊ के, लखनऊ और फिर पीलीभीत, पीलीभीत और फिर क्या है इटावा, इटावा और फिर क्या है बलिया, बलिया और बहराइच। तो यहाँ सभी के बच्चे जो हैं क्या पढ़ेंगे, सत्य की जीत खंडकाव्य को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अगला है रश्मिरथ। तो देखिए रश्मिरथ खंडकाव्य को कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, देखिए वाराणसी, वाराणसी के बच्चे पढ़ेंगे और फिर बुलंदशहर के बच्चे पढ़ेंगे, बुलंदशहर और फिर देखिए कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, देवरिया, देवरिया फिर बदायूं, बदायूं के बच्चे पढ़ेंगे और फिर ये क्या है यहाँ पे देखिए महोबा, महोबा के बच्चे पढ़ेंगे और फिर रायबरेली के बच्चे पढ़ेंगे, रायबरेली के बच्चे पढ़ेंगे और फिर देखिए फतेहपुर सीकरी के बच्चे पढ़ेंगे, फतेहपुर सीकरी और फिर एक जिला और है वो कौन कौन जिला देखिए जालौन, जालौन के बच्चे भी पढ़ेंगे इस खंडकाव्य को, रश्मिरथ को। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा।
तो अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। उसके बाद देखिए क्या है हमारा त्यागपथी। तो देखिए त्यागपथी खंड काव्य कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, देखिए ये पढ़ेंगे आगरा के बच्चे, आगरा, और फिर है गोरखपुर के बच्चे पढ़ेंगे, गोरखपुर, और फिर देखिए कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, गाजीपुर, गाजीपुर जिला के बच्चे पढ़ेंगे, और फिर बरेली के बच्चे पढ़ेंगे, और फिर कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, सुल्तानपुर के बच्चे पढ़ेंगे, सुल्तानपुर के बच्चे पढ़ेंगे, और फिर कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, जालौन, और फिर देखिए कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, लखीमपुर खीरी के बच्चे पढ़ेंगे, लखीमपुर खीरी के बच्चे पढ़ेंगे, और फिर देखिए कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, गोंडा, गोंडा के बच्चे भी त्यागपथी पढ़ेंगे, और फिर देखिए शाहजहांपुर और बाराबंकी के बच्चे पढ़ेंगे, शाहजहांपुर, और फिर बाराबंकी, कहाँ के, बाराबंकी के बच्चे पढ़ेंगे। बस, तो देखिए इन सभी जिले के बच्चों को त्यागपथी खंड काव्य पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है, श्रवण कुमार। तो देखिए श्रवण कुमार को कौन कौन से बच्चे पढ़ेंगे, देखिए मेरठ, मेरठ, और फिर गाजियाबाद, गाजियाबाद, और फिर देखिए कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, आजमगढ़, आजमगढ़, और फिर देखिए कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, बस्ती, बस्ती, और फिर रायबरेली, रायबरेली, और फिर हरदोई, हरदोई के बच्चे भी पढ़ेंगे इसको, और फिर बांदा जिले के बच्चे पढ़ेंगे, और फिर बहराइच के बच्चे पढ़ेंगे, और फिर कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे इसको, हमीरपुर के बच्चे पढ़ेंगे, हमीरपुर जिला के बच्चे। तो इसी बच्चे क्या करेंगे, श्रवण कुमार खंड काव्य को पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्या है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। तो देखिए मुक्ति यज्ञ खंड काव्य कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कानपुर के बच्चे पढ़ेंगे इसको, कानपुर, मुरादाबाद, मुरादाबाद के बच्चे पढ़ेंगे, और फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इलाहाबाद के बच्चे भी पढ़ेंगे किसको, मुक्ति यज्ञ को, और फिर मिर्जापुर के बच्चे पढ़ेंगे, और फिर अयोध्या के बच्चे, मिर्जापुर, और फिर अयोध्या, ये सभी बच्चे क्या करेंगे, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंड खा। देखिए खंड खा में हमारा जो है प्रश्न संख्या 8वें का है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए हमें संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं, आपको दोनों को पढ़ना है, इसका संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों में से किसी एक का आप करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर, 5 नंबर मिलेगा हिंदी अनुवाद पर। इस प्रकार से आपको मिलेगा 7 नंबर। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है। आज की वीडियो में आपको दोनों बताएंगे। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश को। क्या देखिए है, याक्वल्या एकवाल्य उवाच न वा अरे मैत्रिये प्रत्यु कमाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवत न वा अरे जयायाः कमाय जायाः प्रिया भवति आत्मनस्तु वे कमाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस् वित्तस्य च कमाया पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कमाया पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कमाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कमाय सर्वं प्रियं भवति। तो ये हमारा है संस्कृत गद्यांश। तो देखिए हमें इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तो देखिए इसका संदर्भ हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा इसका संदर्भ। देखिए आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी
पाठ्य पुस्तक के आत्मनो एवं सर्वज्ञ पाठ से उद्धृत है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को प्रेम के वास्तविक कारण आत्मा के महत्व को समझा रहे हैं, जो सांसारिक वस्तुओं के पीछे छिपे वास्तविक आनंद के केंद्र हैं। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद करना है। इतने पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद। देखिए याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, हे मैत्रेय, पति की कामना यानी इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा यानी स्वयं की कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। हे मैत्रेय, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी आत्मा स्वयं की कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। हे मैत्रेय, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी आत्मा स्वयं की कामना के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होते हैं। हे मैत्रेय, सब कुछ की कामना के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा की कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। यानी अपने लिए लोग दूसरे को महत्व देते हैं, कहने का मतलब है। तो इस प्रकार से आपको अनुवाद करना, आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा वाला क्या है जो अथवा करके दिया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा संस्कृत गद्यांश जो है ये क्या है, जन्मतः दशमे दिने शिवम भजेदम इति बुद्धया पिता अस्तुतस्य मूलशंकर इति नाम अकरोत् अष्टमे वर्षे चास्यो पनयनम करोत् त्रयोदशवर्षं प्राप्तोते अस्मे मूलशंकराय पिता शिवरात्रि व्रत माचतुरम अकथयत् पितुराज्ञानुसारं मूलशंकरं सर्वमति व्रत विधानं करोति। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा सम सर्वान् निद्रितान् विलोक्य स्वयं जागृतो अतिष्ठम् शिवलिंगस्य चोरपि मूषिकेमिततः विचित्रं दृष्ट्वा सन्धि कतिमानस सत्यम शिवम सुंदरम लोकसंडिकरम साक्षात्कर्तुं हृदय निश्चितवान्। ततः प्रभुत्यो शिवरात्रेः उत्सव ऋषि बोधोत्सव इति नाम्नः श्रीमद्दयानंद नुयायिनां आर्य समाजिनां मध्ये प्रसिद्धोर्भूता। तो इस प्रकार से ये हमारा गद्यांश हो गया। अब देखिए इसका हम संदर्भ लिखेंगे और हिंदी अनुवाद करेंगे। देखिए इसका संदर्भ हमारा है यहाँ पे देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिता के महर्षि दयानंद नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में महर्षि दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर और उनके शिवरात्रि व्रत के प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो इतना आपको लिखना है प्रसंग में। उसके बाद देखिए इसका हिंदी अनुवाद। देखिए जन्म के 10वें दिन यह शिव का भजन करे, शिव भक्त बने। इस बुद्धि से पिता ने अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा और 8वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार यानी जनेऊ किया। 13 वर्ष के होने पर पिता ने मूलशंकर को शिवरात्रि व्रत करने के लिए कहा। आगे देखिए पिता की आज्ञा के अनुसार मूलशंकर ने व्रत के सभी नियमों का पालन किया। रात में शिवालय यानी शिव मंदिर में अपने पिता के साथ सभी को सोया हुआ देखकर वह स्वयं जागते रहे। शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमते देखकर संदिग्ध मन यानी मन में संदेह होने वाले उन्होंने साक्षात सत्य शिव सुंदर और लोक कल्याण करने वाले शिव को जानने यानी दर्शन करने का हृदय में निश्चय किया। तब से लेकर ही शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोध उत्सव के नाम से श्रीमद्दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के बीच प्रसिद्ध हो गया।
शिवरात्रि का त्योहार। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद। तो दोनों में से किसी एक को आपको बोर्ड एग्जाम में करना होगा, जहां से आपको 7 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 का खा वाला है, निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको 2 श्लोक दिया है, दोनों में से आपको जो सरल लगे बोर्ड एग्जाम में आपको उसी का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर और 5 नंबर आपको मिलेगा हिंदी अनुवाद पर। इस प्रकार से आपको मिलेगा इस क्वेश्चन पर 7 नंबर। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चनों का हम क्या करें, सॉरी दोनों श्लोक का हम संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो देखिए पहला है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ये हमारा पहला श्लोक है। अथवा करके दिया है एक और कि मतः गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांतरा मिगेन्द्रा रम्य रम्य नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा परकीडो वारिधरे सुरेंद्रा। देखिए एक एक करके हम दोनों का जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले का सुखार्थिनो कुतो विद्या वाले का। तो देखिए इसका संदर्भ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यह सुभाषित संस्कृत श्लोक पारंपरिक नैतिक और शिक्षापद सूक्तियों से लिया गया है। यह श्लोक विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करने के लिए आराम और सुख सुविधाओं का त्याग करने की शिक्षा देता है। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। उसके बाद देखिए इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका हिंदी अनुवाद होगा कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। और सुख क्या अर्थात कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। इसका भावार्थ देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए यह श्लोक बताता है कि विद्यार्थी जीवन में सुख और विद्या एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको आलस्य और सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। यदि आप केवल आराम की इच्छा रखते हो तो विद्या प्राप्ति करना कठिन है। इतना आपको लिख देना है, आपको 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा एक श्लोक और है, उसको हम पढ़ते हैं जो अथवा करके दिया है। तो देखिए अब हम अथवा करके श्लोक जो दिया है इसको हम इसका संदर्भ और व्याख्या करते हैं। दिया है मतः गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांतरा मिगेन्द्रा रम्य नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा परकीडतो परकीडतो वारिधरे सुरेंद्रा। देखिए इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करते हैं। देखिए देखिए श्लोक यहाँ पे हमें एक बार हमने श्लोक फिर से लिख दिया है। मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांतरा मिगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रा निवृत्ता नरेन्द्रा परकीडितो वारिधरे सुरेंद्रा। तो देखिए इसका संदर्भ हो जाएगा कि यह पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के वर्षा वर्णम अथवा क्या दिया यहाँ पे प्रासंगिक पाठ नामक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद देखिए देखिए वर्षा ऋतु के कारण हाथियों के राजा यानी कि मत गजेंद्र मतवाले हो रहे हैं और बैलों के राजा मुदित गवेंद्र यानी कि अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं जो बैलों के राजा हैं। वनों के सिंह मृगेंद्र अधिक पराक्रमी हो गए हैं। बरपतों के राजा नगेंद्र रमणीय और सुंदर लग रहे हैं। राजा यानी कि नरेंद्र राजा शांत और गंभीर हो गए हैं। बादलों के साथ इंद्र क्रीड़ा कर रहे हैं। देखिए वारिधर का अर्थ होता है बादल। अब देखिए इसका भावार्थ क्या है। वर्षा ऋतु ने सबको प्रसन्न कर दिया है। हाथी बैल सिंह वन पर्वत और राजा सभी प्रसन्न हैं। यह प्रकृति के सौंदर्य और उल्लास का परिचायक है। दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको दोनों श्लोकों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दिया। आपको बोर्ड एग्जाम में दोनों में से एक करना है, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे बस। उसके बाद देखिए हमारा क्या आ गया, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रश्नों का उत्तर कैसे संस्कृत में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, विद्यार्थी किम त्यजेत। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है विद्यार्थी सुखम त्यजेत। क्या विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, सुखम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुखम। दूसरा है वर्षा काले पर्वत
शिखराणि कै तुलिलात्, क्या है, तुलितानि। तो देखिए वर्षा काले पर्वत शिखराणि, जो मेघे, मेघ बादले, बादल, मेघे तुलितानि, यानी कि इस प्रकार से रहेगा मेघ है। सॉरी, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से मेघ है, जिसका अर्थ था बादले। तीसरा है महर्षि दयानंदस गुरु का आसीत। तो देखिए महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे, वो थे स्वामी बिरजानंद। कौन थे देखिए यहाँ पे, स्वामी बिरजानंद। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, श्री मालवीय की दृशा पुरुषम आसीत। तो देखिए श्री मालवीय जो थे उदार विद्वान और देशभक्त पुरुष थे। उदारा विद्वानाय, तो विद्वानम और फिर देशभक्ता पुरुषा आसीत, ऐसा आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न है, 4 में सिर्फ आपको 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। हमने आपको चारों प्रश्न का उत्तर बता दिया। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है। 10वें का क्या वाला प्रश्न है, तो क्या वाला है, भयानक रस अथवा अद्भुत रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। खा वाला है अनुप्रास अलंकार अथवा अन्वय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और गा वाला है चौपाई छंद अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए जहां पे अथवा दिया है, नहीं, हम आपको इन दोनों में से सिर्फ एक लिखना, चाहे भयानक रस का लिखिए चाहे अद्भुत रस का, और फिर अनुप्रास या फिर अनन्वय में से आपको एक लिखना है, चौपाई या फिर कुंडलिया में से आपको एक ही लिखना है। तो देखिए हर क्वेश्चन पर आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सभी को बताएंगे आपको, जैसे कि भयानक और अद्भुत दोनों का बता देंगे, अनुप्रास और अनन्वय दोनों का बताएंगे, चौपाई और कुंडलिया दोनों का बताएंगे। तो इस प्रकार से आपका 6 नंबर आज के वीडियो में कन्फर्म होने वाला है। तो देखिए भयानक रस क्या होता है, पहले हम भयानक रस पढ़ते हैं। देखिए भयानक रस क्या होता है, परिभाषा इसका, भयानक या डरावनी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उनके संबंध में सुनने या मन में दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता या भय का भाव जागृत होता है उसे भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव भय होता है। तो ये है भयानक रस की परिभाषा। इसका उदाहरण देखिए, भयानक रस का उदाहरण क्या है, यहाँ पे देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ये इसका उदाहरण है किसका, भयानक रस का। उसके बाद देखिए स्पष्टीकरण भी आपको लिखना है। तो स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे, यहाँ समुद्र की भयंकर लहरों का चित्रण है जिसे देखकर पाठक के मन में भय यानी डर उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा है हमारा अद्भुत रस पूछा था। तो देखिए अद्भुत रस की परिभाषा देखिए, जब किसी विचित्र, अनोखी या आश्चर्यजनक वस्तुओं, दृश्यों या घटनाओं को देखकर मन में विस्मय यानी कि आश्चर्य या हैरानी का भाव जागृत होता है तो वहां अद्भुत रस की व्यंजना होती है। इसका स्थायी भाव विस्मय है। उदाहरण देखिए इसका, अद्भुत रस का देखिए उदाहरण क्या है, यहाँ पे देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो देखिए इसका स्पष्टीकरण, माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करने पर आश्चर्यचकित होने का वर्णन इस काव्य में किया गया है। उसके बाद देखिए तो हमारा ये देखिए जो हमारा रस था, रस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा अनुप्रास आ गया। तो देखिए हमें अनुप्रास अलंकार और अन्वय अलंकार पूछा है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब काव्य में किसी वर्ण, स्वर हो या व्यंजन हो, किसी वर्ण हो चाहे स्वर चाहे व्यंजन हो, की आवृत्ति बार बार यानी एक से अधिक बार आए या होती है, तो जिससे उसमें सौंदर्य का संगीतात्मकता उत्पन्न होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे देखिए ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए अन्वय अलंकार देखिए, जहां उपमेय की तुलना किसी दूसरे उपमान से न करके स्वयं उसी उपमेय से की जाती है वहां अन्वय अलंकार होता है।
उदाहरण देखिए, मुख 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 ही समान सुंदर है। यहाँ मुख का उपमान स्वयं मुख ही है, तो इसलिए यहाँ पे अन्वय अलंकार होगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया छंद। तो छंद में देखिए चौपाई छंद है पहला। तो देखिए चौपाई छंद की परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में यानी पद में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु या लघु गुरु का होना आवश्यक है। ये गुरु है और ये लघु गुरु है। देखिए ये हो गया परिभाषा। अब देखिए इसका उदाहरण चौपाई छंद का। देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो देखिए इसमें प्रत्येक इसमें प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा है? 16 मात्राएं हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 2 5 5 2 7 8 और 8 2 10 11 11 2 हो गया हमारा 13, फिर एक 14, फिर 14 के बाद यहाँ पे देखिए उसका देखिए 14, फिर यहाँ पे देखिए हमारा ये हो जाएगा यहाँ 16। इस बार देखिए प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पे 16 मात्राएं होंगी। देखिए जहां बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा वहां पे आपका देखिए 2 रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ जा में 1 मात्रा रहेगी, या में 1 मात्रा रहेगा, हा में 1 मात्रा रहेगा, ना में 1 मात्रा, मा में 2 मात्रा रहेगा। इसलिए देखिए आपका 4 2 6 हो गया, ना में 1 रहेगा, यहाँ पे 7 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे 2 रहेगा, फिर यहाँ पे देखिए 1 रहेगा, फिर यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 1 1 रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 मात्राएं हो गई। तो इस प्रकार से प्रत्येक पद में 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद देखिए कुंडलिया छंद। तो देखिए कुंडलिया छंद की परिभाषा, यह एक विषम मात्रिक छंद है। क्या है? सम मात्रा नहीं, विषम मात्रिक छंद जो कुंडलिया है, जो दोहा का क्या होता है? उल्टा होता है। दोहा यानी प्रथम 2 चरण और रोला अंतिम 4 चरण के योग से बनता है कुंडलिया। इसके 6 चरण होते हैं और यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर समाप्त भी होता है, जो कुंडलिया होता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है कुंडलिया का। देखिए देखिए, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिया नाराय पोथी को इकरार। पोथी को इकरार, अपनी आपनी यह सीख साखी, नारी के कर गहे नाहक नेह न राखी। उसका देखिए, कह गिरधर कबीराय मान बड़ बोले भाई, अंत न कोऊ देत बैर बिना जो सामी। तो ये है कुंडलिया का उदाहरण। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे वायरल पेपर में रस छंद अलंकार पूछा है हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए उसका हमारा प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आता है, 9 नंबर का निबंध आता है और आपको 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो देखिए हमारा 3 यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमारा 4 निबंध दिया है, चारों में से आपको सिर्फ एक निबंध को लिखना होगा जिस पर आपको 9 नंबर मिलेंगे। पहला है आतंकवाद समस्या और समाधान, दूसरा है एक रोमांचक बस यात्रा, तीसरा है मेरे प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद्र और चौथा है शिक्षा में खेल कूद का स्थान। तो देखिए दोस्तों ये चारों निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट, तभी हमारे वायरल पेपर में जो हमारा पेपर बोर्ड ने जारी किया उसमें चारों दिया है, तो चारों में से एक ना एक तो आएगा ही। तो आज की वीडियो में हम चारों निबंध को पढ़ेंगे। तो देखिए अगर निबंध आपको लिखने का सही तरीका मालूम होगा तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे, पूरे 9 नंबर मिलेंगे अगर आप निबंध सही तरीके से लिखेंगे तो देखिए हम चार निबंधों को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला हमारा है आतंकवाद समस्या और समाधान। तो देखिए पहले हम इस पर निबंध पढ़ते हैं, उस बार एक एक करके हम चारों निबंधों को समझेंगे। देखिए पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, आप ही डालेंगे प्रस्तावना, उसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि आतंकवाद आज के समय की सबसे गंभीर वैश्विक समस्याओं में से एक है। यह मानवता, शांति और विकास का दुश्मन है जो अपने संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भय और हिंसा का सहारा लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्दोष लोगों की जान लेकर सरकारी संपत्ति को नष्ट कर समाज में अस्थिरता और खौफ का माहौल पैदा करना होता है। इतना आपको देना है इंट्रोडक्शन, किसमें? आतंकवाद समस्या और समाधान पर। उसके बाद देखिए अगला हेडिंग है आतंकवाद के कारण। तो देखिए आतंकवाद के कारण, देखिए आतंकवाद
आतंकवाद के पीछे मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, धार्मिक कट्टरता और विकास में असमान युवाओं को इस राह पर धकेलती है। कुछ मामलों में राजनीतिक अस्थिरता और अलगाववादी विचारधारा भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर राज्य और कट्टरपंथी गुट भी इसका कारण बनते हैं। इसके बाद देखिए समस्या, यानी आतंकवाद की समस्या और समाधान। समस्या का समाधान देखिए, आतंकवाद का समाधान केवल सुरक्षा बलों की कार्यवाही में नहीं, बल्कि इसके मूल कारणों को खत्म करने में ही निहित है। देखिए नंबर 1 है शिक्षा और रोजगार। युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे भटकाव से बच सके। दूसरा है सामाजिक एकता। समाज में सहिष्णुता, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना आवश्यक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए सभी देशों को मिलकर खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए और इसके नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। उसका कठोर कानून। तो देखिए आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही और त्वरित न्याय प्रणाली अपनानी चाहिए। इसके बाद देखिए आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष को आपको इसके निवारण के बारे में लिखना है। तो देखिए निष्कर्ष में आपको लिखना है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा है जो विकास को बाधित करता है। इस समस्या से लड़ने के लिए सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी हम एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा निबंध हमारा है एक रोमांचक बस यात्रा पर निबंध लिखना है। तो देखिए एक रोमांचक बस यात्रा। देखिए पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने परिवार के साथ दिल्ली से मसूरी की बस यात्रा की, जो मेरे जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा बन गई। आप कहीं किसी भी यात्रा का वर्णन कर सकते हैं। यह सफर न केवल रोमांचक था बल्कि प्रकृति के करीब होने का अद्भुत अनुभव भी था। हमने पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए बर्फ से ढकी चोटियां और ऊंचे देवदार के पेड़ों को देखा जो यात्रा को खुशनुमा बना रहे थे। हेडिंग हमारा होगा अगला हेडिंग की यात्रा की शुरुआत और सफर। तो देखिए यात्रा शाम को शुरू हुई जब बस ने पहाड़ी रास्तों पर चलना शुरू किया। रास्ते में मैंने खिड़की से बाहर के सुंदर दृश्य देखे, जहां सड़क एक विशाल सर्प की तरह घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। मैदानी इलाकों की गर्मी से दूर ऊंचाई पर मौसम सुहावना हो गया था। बस के अंदर माहौल बहुत ही जीवंत था, जिसमें सभी यात्री काफी खुश नजर आ रहे थे। अगला हेडिंग हमारा है रोमांचक दृश्य और अनुभव। तो बस के चालक बहुत कुशल थे, जो कठिन रास्तों पर भी सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। पहाड़ियों से नीचे की गहरी घाटियां और प्राकृतिक सुंदरता का नजारा देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। सफर के दौरान हम दोनों ओर के सीढ़ीदार खेतों और उनमें काम करते हुए पारंपरिक पोशाक पहने लोगों को देख पा रहे थे। यह दृश्य हमारे देश की विविधता को दर्शाता है। जैसे कि हमारे देश की विविधता मतलब कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं। अगला हेडिंग है यादगार पल। देखिए यात्रा का सबसे रोमांचक पल वह था जब बस पहाड़ी रास्तों के तीखे मोड़ों से गुजर रही थी। रास्ते में हमने चाय और नाश्ते का आनंद लिया, जिससे यात्रा और भी यादगार बन गई। ठंडी हवाओं और पहाड़ों की खूबसूरती ने पूरे सफर में मेरा मन मोह लिया। लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे। देखिए अंत में जब हम मसूरी पहुंचे तो वह स्वर्ग जैसा लग रहा था। यह बस यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक यादगार अनुभव थी, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। यह यात्रा जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है।
इतना आपको लिखना है। अगला निबंध हमारा क्या है, मेरे प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद जी। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट और मेरे सबसे प्रिय लेखक हैं। उनका साहित्य ग्रामीण जीवन, गरीबी और सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण करता है, जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी सरल भाषा और पात्रों जैसे कि होरी, हामिद के माध्यम से ईमानदारी व मानवता का संदेश मिलता है। गोदान, गबन और निर्मला जैसी रचनाएं उनके महान व्यक्तित्व का समाज सुधारक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। अब देखिए, हम डालेंगे प्रस्तावना। तो देखिए, प्रस्तावना में आपको लिखना है, हिंदी साहित्य के आकाश में मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे देदीप्यमान सितारे हैं जिनकी रचनाएं पाठक को भाव विभोर कर देती है। सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा में जीवन की सच्चाइयों को प्रस्तुत करने के कारण वे मेरे प्रिय साहित्यकार हैं। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज में चेतना लाने का माध्यम भी माना है। अगली हेडिंग हमारी है, देखिए क्या, यथार्थवादी रचनाएं और समाज सुधार। तो देखिए, प्रेमचंद ने अपनी कलम से समाज की गहराई में व्याप्त सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार, गरीबी और कुरीतियों का नग्न चित्रण किया है। उनके उपन्यास गोदान में कृषक जीवन की त्रासदी, गबन में आभूषण प्रेम और निर्मला में दहेज प्रथा व अनमेल विवाह का यथार्थ चित्रण है। उनकी कहानियां हमें नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। अगली हेडिंग हमारी है, आम आदमी के चितेरे। तो देखिए, प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे पात्रों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं की गहराई तक जाते थे। उनके साहित्य में ईमानदारी और सादगी को सबसे बड़ी पूंजी माना गया। पंच परमेश्वर और ईदगाह जैसी कहानियां प्रेमचंद की महानता को स्पष्ट करती हैं, जो पाठकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। लास्ट में आपको निष्कर्ष निकला है। देखिए, निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आप लिखेंगे, प्रेमचंद का साहित्य आज भी हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। उनका योगदान अमूल्य है, जिसके कारण वह युगों युगों तक पाठकों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनकी रचनाएं न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं। इतना आपको लिख देना है। अगर इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर निबंध में नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए, अगला निबंध हमारा क्या है, खेल कूद में, शिक्षा में खेल कूद का स्थान। तो देखिए, आप इसको प्रस्तावना में लिखेंगे। देखिए, शिक्षा में खेल कूद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, क्योंकि यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का आधार है। यह छात्रों में टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व और तनाव प्रबंधन जैसे जीवन कौशल विकसित करता है, जिससे उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व, सर्वांगीण विकास का निर्माण होता है। अगला हेडिंग देखिए क्या है, शिक्षा में खेलकूद का स्थान और महत्व। तो देखिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास, खेलकूद से शरीर स्वस्थ, लचीला और मजबूत बनता है। साथ ही मानसिक एकाग्रता और चपलता बढ़ती है, जिससे पढ़ाई में प्रदर्शन सुधरता है। अगला हेडिंग है, सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण। यह अनुशासन, धैर्य, साहस और हार जीत को समान रूप से स्वीकार करने की क्षमता, खेल भावना विकसित करता है। अगला हेडिंग है, सामाजिक कौशल। तो देखिए, टीम खेलों के माध्यम से सहयोग, तालमेल, सामूहिकता और संचार कौशल सीखते हैं। अगला हेडिंग हमारा है, नेतृत्व और आत्मविश्वास। तो देखिए, खेल कूद छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें नेतृत्व करने के अवसर प्रदान करता है। आगे है, नीरसता से मुक्ति। तो देखिए, पढ़ाई के बीच खेलकूद से तनाव कम होता है और मानसिक ताजगी बनी रहती है, जिससे सीखने की प्रक्रिया रोचक बनती है।
अब देखिए लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, देखिए शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का या स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। आज के युग में शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ साथ शारीरिक फिटनेस के लिए भी खेल का स्थान अद्वितीय है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे वायरल पेपर में 4 निबंध आए हैं, चारों निबंध को हमने क्या किया, पोस्टमार्टम कर दिया। तो बस उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या जो 12 हमारा है वो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नयनम का संधि विच्छेद होगा। तो नयनम का संधि विच्छेद देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम नयनम का संधि विच्छेद करते हैं। देखिए नयनम हमारा ऐसे लिखा हुआ है, तो देखिए नयनम यहाँ पे रह जाएगा ने प्लस अनम, ये हो गया नयनम। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा, आ वाला। उसके बाद देखिए दूसरा है उल्लेखा का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए उल्लेखा का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए उल्लेखा का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लेखा, उत प्लस लेखा उल्लेखा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद उत प्लस लेखा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा है हरीश सेते का संधि विच्छेद होगा, सॉरी संधि होगा। हरीश सेते में कौन सी संधि है, तो देखिए हरीश सेते में कौन सी संधि है, हरीश सेते में जो है विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। आ वाला है चंद्रशेखरा। तो देखिए चंद्रशेखरा यानी कि चंद्र है शिखर पे, जिसके अगर हिंदी में करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में करना है क्योंकि चंद्रशेखरा लिखा है। देखिए बिंदी 2 है पीछे। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे देखिए क्या आएगा, इसका समास विग्रह कैसे होगा ये करते हैं। चंद्रशेखरे, चंद्रशेखरे यस्य शाह, यहाँ पे रहेगा देखिए अगर हम करेंगे संस्कृत में तो ये हो जाएगा चंद्रशेखरे, चंद्रः शेखरे, चंद्रः शेखरे यस्य शाह, यस्य शाह यानी कि जिसके शिखर पर चंद्र है, चांद है। तो यहाँ पे जाएगा बहुव्रीहि समास पहले में, बहुव्रीहि समास, ये हो जाएगा चंद्रशेखर का। उसके बाद देखिए दूसरा है घनश्यामा, घनश्यामा यानी घनश्याम यानी कृष्ण को यहाँ पे उपमा दी गई घनश्यामा। तो देखिए इसका हो जाएगा घन यू श्यामा यानी घन के समान, बादल के समान श्याम यानी श्री कृष्ण, घन यू श्यामा, क्योंकि इसको आपको संस्कृत में करना है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखिए सा वाला यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो देखिए यथाशक्ति करेंगे तो हम शक्ति अंत्यक्रमय हो जाएगा, यानी बहुत शक्ति जिसके पास हो तो जाएगा इसका। देखिए शक्ति, देखिए शक्ति अनतिक्रमय, अतिक्रमय। तो देखिए यहाँ पे जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। उसके बाद प्रत्यक्षम। तो देखिए प्रत्यक्षम में कौन सा समास होगा, प्रत्यक्षम का देखिए क्या हो जाएगा इसका, इसका देखिए जो प्रत्यक्षम का समास विग्रह क्या होगा, देखिए इसका हो जाएगा देखिए अक्षरः, अक्षरः प्रति, प्रति यानी सामने। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब आगे देखिए, आगे हमारा आ गया प्रश्न संख्या 13। पहला कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई गई हैं या नहीं मंगाई जाती, इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अथवा अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोनों पत्र लिखने का तरीका बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए पहले हम देखते हैं
विद्यालय पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाएं न मंगाए जाने के संबंध में प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र। देखिए कैसे लिखा जाएगा, आपको लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम, शहर का नाम और स्थान का नाम। फिर आपको देखिए ब्लैक पेन से डालना आपको विषय। विषय आपका क्या है, पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाएं मंगाने हेतु लिखना महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कितने कक्षा के आप छात्र हैं, कि जैसे कक्षा 12 का छात्र हूँ, अगर लड़का है छात्र हूँ, लड़की छात्रा हूँ। मैं पुस्तकालय में हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाओं की कमी के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और लड़की है तो चाहती हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप चाहती हूँ लिखना, लड़के हैं तो चाहता हूँ। विद्यालय पुस्तकालय में हिंदी साहित्य और समाचारों से जुड़ी पत्रिकाएं न आने से हम विद्यार्थियों को नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है। अतः आपको लिखना है कि आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप विद्यालय पुस्तकालय में कुछ हिंदी की ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं जैसे कि नंदन, चंपक, प्रतियोगिता, दर्पण, ज्ञान विज्ञान या अन्य सामयिक पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाने की कृपा करें। इससे हिंदी के प्रति रुचि बढ़ेगी और ज्ञान का विकास होगा। आगे आपको लिखना है आशा है आप हमारी इस समस्या पर जल्द ध्यान देंगे। उसके बाद आपको लिख देना है धन्यवाद। आपको धन्यवाद लिख देना है, भवदीज आप लिखकर आपको अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे अपने क्लास का नाम लिखना है और यहाँ पे दिनांक डाल देना है। बस इतना आपको करना है। आपको 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखेंगे, और आपको कहीं पत्र लिखना तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मित्र के द्वारा जो जो उपहार दिया जाता है उसके लिए धन्यवाद पत्र। तो आप ये धन्यवाद पत्र किसी भी चीज़ के लिए धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमने मित्र के लिखा है तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र, यहाँ पे अपने मित्र का नाम लिखिएगा। अगर और किसी के लिए लिखना चाहते हैं जैसे कि पिता के लिए, तो माता के लिए, बहन के लिए, भाई के, किसी भी के लिए, तो यहाँ पे हमने मित्र के लिखा तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र और आप मित्र का नाम लिखेंगे। सा प्रेम नमस्कार, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर तुमने मेरे द्वारा भेजे गए सुंदर उपहार के लिए तुम्हारे द्वारा भेजे गए सुंदर उपहार के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लड़का है देता हूँ, लड़की है लड़की अगर यहाँ पे तो देती हूँ। तुम्हारा यह उपहार न केवल बहुत उपयोगी है बल्कि तुम्हारे स्नेह और मित्रता का प्रतीक भी है। आगे आपको लिखना है जन्मदिन पर तुम्हारी शुभकामनाएं और यह प्यारा सा उपहार पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो तुम्हारी याद और अपनापन ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। ऐसे मित्र बहुत भाग्य से मिलते हैं और मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि तुम जैसा मित्र मुझे मिला। ईश्वर से कामना है कि हमारी मित्रता इसी तरह सदा बनी रहे। शीघ्र ही मिलने की आशा के साथ पुनः धन्यवाद। और फिर यहाँ पे तुम्हारा स्नेही लिखकर आपको अपना नाम लिखना होगा। बस इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना है। आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। यहाँ पे गुणवान, प्रभुता और रूपवती, तो हम तीनों का लिख देते हैं, हमें सिर्फ एक का पूछा है। तो देखिए गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे देखिए गुणवान में वान प्रत्यय है, गुणवान में वान प्रत्यय है, प्रभुता में ता प्रत्यय है और गुरुपति में वती प्रत्यय है। बस हो गया, आपको सिर्फ एक का करना है। हमने यहाँ पे आपको तीनों को बता दिया तो आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु व प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए धातु और प्रत्यय का हमें योग स्पष्ट करना है। देखिए आपको इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए दत्वा है, दत्वा में देखिए क्या है, दा धातु है, आपको इससे करना है। दत्वा में क्या है, दा धातु है, धातु उसमें दा है, और उसमें प्रत्यय क्या है, उसमें प्रत्यय है कत्वा, तो हो जाएगा दत्वा इस प्रकार से। उसके बाद क्या है गतः, तो देखिए गतः का क्या है, गतः में गम धातु है, क्या है गम धातु है, उसमें प्रत्यय लगा है क्या, ता प्रत्यय, तो गता हो जाएगा। उसके बाद कृता है, तो कृता में क्री धातु है, क्री धातु इसमें है, इसमें लगा है प्रत्ययता, तो कृता हो जाएगा। बस आपको सिर्फ एक करना, आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है रेखांकित पदों में से किसी एक पद
में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। पहला है कृष्णम परिता गोपा, दूसरा है सा कर्णेन बधिरा अस्ति और तीसरा है रामस्य माता। तो देखिए हम पहले वाले का करते हैं, कृष्णम परिता गोपा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो देखिए कृष्णम परिता गोपा यानी कि यहाँ पे पद जो है, देखिए यहाँ पे जो इसमें देखिए इसमें जो पद है, देखिए इसमें जो पद है वो हो जाएगा कृष्णम, इसमें पद कृष्णम हो जाएगा। और फिर देखिए विभक्ति इसमें है द्वितीया, विभक्ति क्या है इसमें, विभक्ति है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति इसमें है। और इसमें क्या है, इसमें जो नियम है परितः नियम लगेगा, यानी चारों ओर नियम लगेगा, परितः का नियम। देखिए परितः इसमें यानी कि चारों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 हिंदी का 2026 का जो बोर्ड ने जारी किया उस पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।